स्वागत है साथियों, आप सभी का फिर से देखिए चैनल पर। आज वीडियो कुछ लंबे समय बाद बन रहा है। देखिए, जो हमने प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला का ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने सातवाहन वंश समाप्त कर दिया था और बताया था कि सातवाहन को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता था। और सातवाहन वंश जब समाप्त हुआ था तो महाराष्ट्र में जो समाप्त हुआ था, तो महाराष्ट्र में जो एक नया वंश स्थापित हुआ था वहाँ पर वाकाटक वंश था। और आंध्र प्रदेश में जो जहाँ पर रहते थे सातवाहन, उसी जगह थोड़ा सा नीचे जो एक एरिया पड़ता है उड़ीसा, वही आंध्र प्रदेश में ये छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश स्थापित हुआ था। और इस इक्ष्वाकु वंश के नीचे जो तमिलनाडु वाला एरिया है, वहाँ पर एक वंश स्थापित हुआ था जिसका नाम था पल्लव वंश। तो पल्लव वंश फिर बाद में चल के इक्ष्वाकु वंश को भी क्या करता है, अपने में समाहित कर लेता है, यानी उसको भी समाप्त कर देता है, इक्ष्वाकु वंश को भी। फिर पल्लव वंश का इतिहास चलता है। पल्लव वंश के इतिहास के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। जब दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पल्लव, चोल, चेर, पांड्य, कुल कई वंश पढ़ने हैं उसमें। तो हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास जब दक्षिण भारत का, तो वहाँ पर समझेंगे उन सब की बातों को। चलिए आज ध्यान देते हैं इक्ष्वाकु वंश पे। मैंने कहा कि ये सातवाहन वंश के क्या थे, सामंत थे। सामंत किसे कहते हैं? सामंत का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए ये सम्राट बहुत बड़ा है, तो ये सम्राट सब जगह पे जा नहीं सकता, तो क्या करता है कि अपना जगह जगह पर एरिया में क्या करता है, एक वहाँ का मुखिया नियुक्त कर देता है, जिसे कहा जाता है सामंत। इसे कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये इतना बड़ा एरिया साम्राज्य है, अब राजा सब जगह जा नहीं सकता, तो अपना मुखिया जगह जगह पर नियुक्त कर दिया। उन मुखियाओं को क्या कहा जाएगा, सामंत कहा जाएगा। इसे सामंथस कहा जाता था, सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता था। तो ये सातवाहन वंश के सामंत थे, जो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में, कृष्णा नदी पड़ती है आंध्र प्रदेश में, बहती है कृष्णा नदी, और उसी के पास में एक एरिया जिसका नाम है गुंटूर, और गुंटूर क्षेत्र में ये अपना शासन करते थे। उनके सामंत थे ये सातवाहनों के। लेकिन फिर अपने आप को क्या किया इन्होंने, जब सातवाहन वंश कमजोर हुआ तो इनने इक्ष्वाकु वंश ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र डिक्लेयर कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस वंश के जो संस्थापक थे उस व्यक्ति का नाम था शांतमूल। इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन इस इक्ष्वाकु वंश में याद नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण है बस वही मैं बता रहा हूँ। तो याद रखना है कि इक्ष्वाकु जो सातवाहन वंश के सामंत थे, फिर दूसरा इस वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था शांतमूल ने, ये संस्थापक था। और इस शांतमूल ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ मैंने बताया आप लोगों को क्या कहा जाता है कि जब उस वक्त के राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता था या सोचता था कि अब मेरे बराबर कोई नहीं है, उसको घमंड आ जाता था, तो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था कि जिन जिन एरिया से ये घोड़ा होकर जाएगा वो हमारा एरिया हो जाएगा। बाद में लगता है कि इनके घोड़ा को पकड़ लिए होंगे पल्लव ने, तो पल्लव ने लड़ाई लड़ी होगी, पल्लव ने इनको हरा दिया होगा। अश्वमेघ यज्ञ। फिर इसमें जो सबसे नामी शासक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम था वीर पुरुष दत्त। बस याद रखना है वीर पुरुष दत्त की इक्ष्वाकु वंश का एक शासक था जिसका नाम था वीर पुरुष दत्त। इसने क्या किया था, नागार्जुन कोंडा सातवाहन वंश। जब हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क वंश, तो उसमें एक उसके समय में, कनिष्क के समय में एक शासक रहा करता था जिसका नाम था नागार्जुन नाम था। ये बौद्ध भिक्षु था। क्योंकि ये जो इक्ष्वाकु वंश थे ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म में शून्यवाद का सिद्धांत जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन का एक स्तूप बनाया था जिसे कहा जाता था नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण करवाया था किसने, वीर पुरुष दत्त ने। इक्ष्वाकु वंश के शासक वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा का एक स्तूप बनवाया था। स्तूप हमने बताया क्या होता है, स्तूप में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के, ये जैसे बुद्ध स्तूप जो है, बौद्ध स्तूप, तो बुद्ध के अवशेषों को रख करके उन पर बड़े बड़े टीले जो बना दिए थे उसे कहा जाता है स्तूप। तो इसी पर नागार्जुन के नाम पर एक स्तूप बनवाया गया था, नागार्जुन कोंडा के नाम से। एग्जाम में बस ये पूछा गया नागार्जुन कोंडा स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। और किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो ये पूछता है इक्ष्वाकु वंश। ये क्वेश्चन बनने के चांस है। फिर तृतीय शताब्दी के बाद इनका साम्राज्य पल्लव में मिला दिया गया। जो तीसरी शताब्दी के बाद जो था, इनके वंश को किस में मिला लिया गया, पल्लव ने इनको हरा दिया। पल्लव ने हराने के बाद इस वंश को समाप्त कर दिया और उस पूरे एरिया पर अपना शासन स्थापित किया इसने, पल्लव ने। तो जो हम पल्लव के इतिहास पढ़ेंगे तो पल्लव में समझेंगे बातों को। फिर एक पढ़ना है चेदी वंश। चेदी वंश ये जब समाप्त हुआ था, पुष्यमित्र शुंग वंश समाप्त हुआ था, फिर कण्व वंश समाप्त हुआ था, तो उड़ीसा वाले एरिया में, यानी जिसे कलिंग कहा जाता था, कलिंग में ही एक वंश, एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसका नाम था चेदी वंश। 16 महाजनपद में एक चेदी भी आता था, तो ये उसी से समझ लीजिए चेदी वंश होता था। इस वंश की जानकारी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जो पूछा है ना कि इस वंश की जो जानकारी है वो किस अभिलेख से पता चलती है, हाथी गुम्पा अभिलेख। इस चेदी वंश में एक महान शासक पैदा हुआ था जिसका नाम था खारवेल।
कई बार पूछा है खारवेल किस वंश का शासक था, तो खारवेल था चेदी वंश का शासक था। और इस चेदी वंश का शासक खारवेल ने उड़ीसा में ही एक गुफा है, उस गुफा में इन्होंने अपना अभिलेख लिखवा था। उस गुफे का नाम था हाथी गुम्फा। उस अभिलेख में उसने क्या लिखवाया था, अभिलेख लिखवाया था पत्थरों पर, दीवारों पर अपने बारे में या उस वक्त के साम्राज्य इतिहास के बारे में बहुत कुछ बातें इसने लिखवाया है उस हाथी गुम्फा अभिलेख में। और हाथी गुम्फा अभिलेख में ही पता चलता है कि इसने कलिंग के शासक खारवेल ने जो दक्षिण भारत के जो शासक थे जैसे चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों को हराया था, चोल, चेर, पांड्य को। और पांड्यों को इन्होंने तो उस वक्त खारवेल ने पांड्यों को उस वक्त गधे से हल खेत जोतवाया था। इसी खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी से पता चलता है कि खारवेल ने जो चोल, चेर, पांड्य थे, पांड्यों से गधे में बांध करके हल जोतवाया था। जिसे लोग बैल से हल जोतते हैं ना, इसने गधा बांध दिया और गधे से क्या किया था, खेत जुतवाया था। इससे पता चलता है इस खारवेल अभिलेख से ही। तो ये खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास जानने का, ये याद रखना है क्योंकि पीसीएस में एग्जाम में पूछा था 2018 में कि खारवेल का ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो खारवेल शासक से संबंधित है। किस वंश संबंधित है, तो चेदी वंश संबंधित है। और इस वंश के संस्थापक कौन थे चेदी वंश के, तो उस व्यक्ति का नाम था महामेघवाहन। उस शासक का नाम क्या था, महामेघवाहन था। अभिलेखों में खारवेल को राजर्षि कहा गया है, यानी जो ये अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल को क्या कहा गया है, महर्षि नहीं राजर्षि। क्या कहा गया है, राजर्षि कहा गया है। फिर उसके बाद इतना याद रखना है आप लोगों को इक्ष्वाकु वंश के बारे में, चेदी वंश के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा तो अभी कुछ ये इनके बारे में, यवन, क्योंकि उस वक्त भारत में यूनानियों ने भी आक्रमण किया था। जब उत्तर मौर्य काल के बाद, जब मौर्य काल समाप्त हुआ तो मौर्य काल के बाद जब यहाँ से सिकंदर चला गया था, सिकंदर तो पहले ही चला गया था, तो उसके बाद वहाँ से यूनान से लोगों ने विजय पताका लहराते हुए भारत में भी आक्रमण किया था। तो उनमें से पढ़ना है हिंद यवन के बारे में। यवन का मतलब यूनानी। अब चूंकि भारत के साथ जुड़ गए थे तो उन्हें कहा जाएगा हिंद यवन कहा जाएगा। हिंद यूनानी करके हिंद यवन कहा जाता है। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है इंडो ग्रीक। ग्रीक मतलब ग्रीस, और ग्रीस को पहले क्या कहा जाता था, आज ग्रीस कहते हैं, ग्रीस की राजधानी आज एथेंस है। उस वक्त ग्रीक न करके उस वक्त यूनान कहा जाता था। तो हिंद यवन या वर्तमान में इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, या फिर इन्हीं को बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहा जाता है। इन्हीं को बैक्ट्रियन ग्रीक कई नामों से जाना जाता है। हिंदो यवन के नाम से भी जाना जाता है, इंडो ग्रीक के भी नाम से जाता है, बैक्ट्रियन ग्रीक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनमें से जो सबसे पहला आक्रमणकारी भारत था हिंद यवन में से या इंडो ग्रीक में से या बैक्ट्रियन ग्रीक में सबसे पहला भारत में जो आक्रमणकारी था उस शासक का नाम था डेमेट्रियस प्रथम। एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यूनानी कौन था या हिंद यवन कौन था, तो उसका नाम था डेमेट्रियस। और इसने कब आक्रमण किया था, 183 बीसी में। 183 बीसी में जब बृहद्रथ का हत्या करके पुष्यमित्र सिंह को गद्दी पर बैठा था, उसी वक्त पंजाब वाले इलाके में, पंजाब वाला इलाका जो पाकिस्तान में पड़ता है, उस वाले इलाके में डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। और यूनानियों ने सर्वप्रथम जिस पर्वत से भारत पर आक्रमण किया तो उस पर्वत का नाम भी पूछा है। किस पर्वत से, हिंदू कुश पर्वत से। तो याद करना, हिंद यवन किस पर्वत से आए थे भारत पर आक्रमण के, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पड़ता है, आज पाकिस्तान में पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में। उस रास्ते से भारत में आकर आक्रमण किए थे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिंद यवन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, किस रास्ते से आक्रमण किया था, देगा बेलन घाटी से, हिंदू कुश पर्वत से, और कोई देगा, और 2 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना है आपको कि हिंदू कुश पर्वत से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। फिर हिंद यवन की जानकारी हमें किससे पता चलती है, उनके सिक्कों से। एग्जाम में ये भी पूछा है कि हिंद यवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। एग्जाम में आता है, ऑप्शन देगा आपके सामने, उनके अभिलेखों से देगा, उनके साहित्यों से देगा, उनके सिक्कों से, और देगा उनके आत्मकथाओं से। ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो याद रखना कि हिंद यवन के बारे में सबसे अच्छी जो जानकारी मिलती है वो उनके सिक्कों से पता चलता है। भारत में पहली बार इन्हीं लोगों ने सिक्कों पर चित्रकारी की नमूना पेश किया था। सबसे पहले चित्रों का, राजाओं के नाम, ये सब जो उल्लेख करने का परंपरा शुरुआत किया था इस हिंद यवन ने। इन्होंने भारत में आने के बाद भारत को बहुत कुछ दिया है। शुरू में इनकी राजधानी सियालकोट या जिसे साकल कहा जाता है, आज पाकिस्तान में ये सियालकोट ये वर्तमान पाकिस्तान में। तो सबसे पहले इस हिंद यवन की जो राजधानी थी क्या थी, सियालकोट साकल का पंजाब वाले एरिया में आक्रमण इन्होंने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था इसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था,
मीनांडर, जिसको बौद्ध पुस्तकों में मिलिंद कहा गया है। बौद्ध की जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में इसे क्या कहा गया, मिलिंद। अगर आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा मिलिंद पन्हो, तो उस वक्त विद्वान था एक जिसका नाम था नागसेन। नागसेन का ये जो शासक था मीनांडर से बहस हो गया था। बहस का मतलब शास्त्रार्थ हुआ था विज्ञान को लेकर। तो उसमें मिलिंद और या मीनांडर और जो नागसेन था उसके बीच में जो विचार विमर्श हुआ है वही उस पुस्तक में लिखा है, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में लिखा है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में क्या लिखा है, मीनांडर और नागसेन के बारे में जो विचार विमर्श हुआ है उसी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पूछा गया कि मीनांडर किस वंश का शासक था, तो याद रखना है कि हिंद एवन वंश का ये शासक था। और इस वंश का संस्थापक कौन, डेमेट्रियस, क्योंकि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था मीनांडर, लेकिन इस वंश का सबसे नामी शासक था। इतना याद रखना है आपको। फिर इन्होंने भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त एवं चित्रित सिक्के जारी किए थे। लेख युक्त मतलब ऐसा सिक्के जारी किए गए और सिक्के पर कुछ न कुछ लिखा गया था, जैसे ऐसे या कुछ चित्र बनाए गए थे। ऐसे सिक्के भारत में सबसे पहले इन्हीं के समय में जारी किए थे। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। एग्जाम में पूछा है, जैसे शीशे का सिक्का था सबसे पहले सातवाहन वंश ने जारी किया था। ये सातवाहन से थोड़े पहले थे, सातवाहन के समकालीन कह सकते, सातवाहन से पहले थे, ये सातवाहन से पहले थे, क्योंकि सातवाहन वंश तो जब कण्व वंश समाप्त हुआ तब स्थापित हुआ था। लेकिन ये वंश जो था, जो हिंदी यवन वंश था, ये जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी बैठा था उसके 2 साल बाद ही ये भी भारत पर आक्रमण किए थे। भारत के पश्चिमोत्तर भारत में, यानी जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर वो वाला एरिया था, उस एरिया में इसने आक्रमण किया था। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किया था वो किसने किया था, हिंदी यवन। क्वेश्चन कई बार पूछा है, भारत में लेख युक्त चित्रित सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो भी हिंदी यवन ने ही जारी किए थे। फिर इन यूनानियों ने भारत में आक्रमण किया, तो इनसे भारत ने क्या सीखा, बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारत को बहुत कुछ ज्ञान दिया था यूनानी, क्योंकि यूनान ये वही देश है जो सिकंदर का देश था। सिकंदर का गुरु कौन, अरस्तु का देश था यूनान। अरस्तु का गुरु कौन, अरस्तु का गुरु था प्लूटो, और प्लूटो का गुरु कौन, सुकरात। और उसी वक्त वहाँ पर उससे पहले ही रहा करते थे पाइथागोरस, जिस पाइथागोरस का नाम आप लोग सुना होगा, लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग, जो पढ़े होंगे, ये पाइथागोरस पर में उसी वक्त उससे पहले यूनान में रहा करता था। बहुत यूनान पहले यूरोप में बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था, विज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में, रिसर्च के मामले में। ये आप लोगों ने जो हेरोडोटस का नाम सुना होगा, इरेटोस्थनीज का नाम सुना होगा, इन सब कई लोगों का जो नाम सुना होगा वो इसी वक्त के समय के हैं। इसी वक्त यूनान उतना महान देश था उस वक्त। बात आज के समय में यूनान बेकार होगा, क्योंकि यूनान जब बाद में वहाँ पर मुस्लिम जब धार्मिक झगड़े शुरू हुए तो यूनान से सब निकल के भाग गए, वही जाकर यूरोप में ऊपर जाके बस गए, ब्रिटेन में बस गए, चल के फ्रांस में बस गए, वही जाके बाद में अमेरिका में बस गए। तो बाद में वो सब देश विकसित हो गए, क्योंकि वहाँ से विद्वान सब भाग गए। आज वहाँ पर विद्वान न बच के वहाँ पर सिर्फ धर्मवादी बचे हैं, तो इसलिए वो आज गरीब देश हो गया है। तो इस यूनानियों ने भारत को क्या दिया था, भारत ने यूनानियों से क्या सीखा था, तो राजत्व के दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत का मतलब हुआ कि जैसे हमारे भारत में बहुत बार लोग राजा पे आक्रमण करते थे या राजा को ही मार देते थे, लेकिन यूनानियों ने कहा कि देखो भाई, राजा जो होता है वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो किसी भगवान के समान होता है, किसी देवता के समान होता है, और देवता का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जैसे उसे देवता मान लेंगे तो उसे आम व्यक्ति उस पर आक्रमण नहीं करेगा, उससे जल्दी कोई उसकी हत्या नहीं करेगा। दैवी सिद्धांत के बारे में बताया इन यूनानियों ने। तो भारत में थोड़ा सा राजाओं का प्रभाव बढ़ गया कि दैवी सिद्धांत, भारत में जो राजाओं का जो दैवी सिद्धांत आया था वो कहाँ से आया था, यूनानियों ने दिया था। फिर साँचों से सिक्का निर्माण की विधि बताई थी। भारत में सिक्के पंचमार के सिक्के चलते थे, लोग हथौड़ा से मार के सिक्के बनाए जाते थे, पंच मार के बनाते थे। लेकिन इन लोगों ने पहले कहा कि एक साँचा बना लो और सिक्के जो है धातुओं को पिघला कर उस साँचे में डाल दो, साँचे में डालने के बाद फिर निकाल दो। यानी साँचों से सिक्के का निर्माण की विधि भी इन यूनानियों ने दिया था। बहुत कुछ इन्होंने दिया था। जो भारत में दवाएँ दी जाती थी उस वक्त, जो दवा दी जाती थी, औषधि जो दी जाती थी, वो भी भारत ने यूनानियों से ही सीखा था। मुद्राओं पर राजा का नाम, यानी मुद्रा पर राजा का नाम छापने की विधि, तिथि, कौन सी तिथि को राजा ने सिक्के जारी किए थे, और चित्र, उस पर जो चित्र अंकित की जाती थी, इन सब विधि की भी शुरुआत भारत में उन्हीं ने शुरू किया था, हिंदी यूनानियों ने ही शुरू किया था। फिर काल की गणना का मतलब होता है कि जो समय का निर्धारण किया जाता है, काल की गणना इन समय का जो गणना किया जाता है।
और संवत का प्रयोग जैसे चल रहा है ना, 2022 ईस्वी सन चल रहा है। संवत जो चलता है वो संवत, जैसे अगर बात करें विक्रम संवत या शक संवत, ये जो संवत एक प्रकार से सन की ही शुरुआत जिसने किया था, समय की गणना करने की शुरुआत भी इन्होंने की थी। सप्ताह, भारत में जो सप्ताह 7 दिन का चलता है ना, एक सप्ताह 7 दिनों का, इस सप्ताह की शुरुआत भी इन्होंने किया था, हिंदी यवन ने। इनका मानना था कि जैसे उस वक्त यूनान में भी कुछ रूढ़िवादियों को मानना था कि इस सृष्टि के निर्माण जो है किसने किया है, इस सृष्टि का निर्माण गॉड ने किया, ईश्वर ने किया है। इस अपोलो देवता के मानते थे यूनानी के लोग, तो उनका मानना था कि जो उनको गॉड हैं उन्होंने 7 दिन में पूरी सृष्टि का निर्माण किया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। 6 दिन तक लगातार काम किया है। 6 दिन लगातार करने के बाद, मतलब पहले दिन उन्होंने खूब तारे बनाए हैं, खूब ग्रह बनाए हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन उन्होंने उस ग्रहों पर पानी, पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियाँ, सब चीज़ों यानी 7 दिनों में निर्माण किया। 6 दिन लगातार जिसमें से काम किए थे ईश्वर ने, और 7वें दिन जब आराम किया था तो 7वां दिन एक पवित्र दिन माना गया, हॉलीडे, मतलब आनंद का दिन है, पवित्र दिन है, इसलिए 7वें दिन हमें आराम करना चाहिए। संडे की कहा जाता है वो संडे का दिन था। तो ये भारत ने ही इन्हीं से सीखा था, इन्हीं लोगों से सीखा था। फिर 12 राशियाँ, जो यहाँ 10 रुपये लेके ग्रहों की दिशा बदलते हैं राशि देखकर ना, राशि देखते हैं, जो यहाँ के ब्राह्मण लोग राशियाँ देखते हैं ना, वो राशियाँ इन्होंने सिखाया था, यूनानियों ने सिखाया था। फिर कैलेंडर वर्ष, जो कैलेंडर भारत में शुरू किया गया, इस कैलेंडर वर्ष की भी शुरुआत इन्हीं लोगों ने भारत में की थी। कैलेंडर वर्ष की शुरुआत भी इन्हीं लोगों से भारत ने सीखा था, यूनानियों से सीखा था। नाटक में प्रयुक्त होने वाले यवनिका, पर्दा प्रथा, यवनिका मतलब जैसे जो मंच होता है, देखेंगे आज कहीं भी नाटक होता है तो नाटक के समय पर्दा आता है, फिर पर्दा हटाया जाता है, पर्दा गिरा दिया जाता है, हटाया जाता है, इसे यवनिका कहते हैं। उस पर्दा को यवनिका कहते हैं। और इस यवनिका प्रथा को भारत में शुरू करने वाले जो थे वो यूनानी ही थे, ये इंडो यवन ही थे। यवनिका यानी पर्दा प्रथा भारत में शुरुआत करने वाले कौन थे? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यवनिका निम्नलिखित में से किसके लिए यूज किया जाता था, तो पर्दा प्रथा के लिए यूज किया जाता था, जो नाटक करते वक्त था। फिर उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर कश्मीर, पाकिस्तान, उधर वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में, उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम भारत में हेलोनिस्टिक कला का विकास हुआ था। एग्जाम में पूछा गया कि भारत में हेलोनिस्टिक कला का विकास किसने किया था, तो हेलोनिस्टिक कला का विकास हिंद यवन ने किया था। भारत के किन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में इनका विकास हुआ था। तो ये हिंद यवन के बारे में है। कल हम लोग पढ़ेंगे शकों के बारे में। शकों के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क, जो कनिष्क के बारे में। फिर इस तरीके से इतिहास समाप्त, और इतिहास का ये वाला समाप्त हो, फिर गुप्त वंश स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश बस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब वो छोटे छोटे चैप्टर है। तो चलिए, जो लोग हमसे जुड़े लगातार उन सभी को धन्यवाद, बहुत बाय।